Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS Classes. तो आज मैं आपसे थोड़ा सा पहले बात करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक टॉपिक या एक क्लास को लेकर वीडियो नहीं बनाती। मैं बीए सेकेंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर और आपका जो 9th 10th है, 11th 12th है, तो इन क्लासेस की भी वीडियो बनाती हूँ। तो आपके जो भी कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर किया कीजिए। और अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है या आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू भी मुझे आप बता सकते हैं और मैं सभी के रिप्लाई जरूर करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं सभी के रिप्लाई जरूर करूँ और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और यहाँ पर मैं जो ये आपका क्लास बीए सेकेंड ईयर है, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर संविधान, जो अमेरिका का संविधान है उसके बारे में बताया था, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, यानी कुछ उसकी विशेषताएं रह गई थी जिसे मैं इस टॉपिक में कवर करूंगी, यानी जो इस क्लास में मैं उन टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो उससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे और अगर आपने उन्हें वॉच नहीं करा तो आप जरूर वॉच कीजिए क्योंकि वो सारे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और आफ्टर देन इस सेकंड पार्ट को आप देखें। तो अब आता है हमारा संघात्मक शासन की स्थापना, यानी जो अमेरिका का संविधान है तो उसके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो उसके अंदर लिखित संविधान बताया था मैंने और आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यक्ष होता है और संविधान एक सर्वोच्च। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी संघात्मक शासन की स्थापना। तो 1987 में क्या हुआ, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर संविधान को बनाया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघ राज्य है, तो 1787 के विधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई थी। तो 1789 में इस अमेरिकी संघ की 13 इकाइयां या राज्य थे, किंतु नवीन राज्यों ने संघ में प्रवेश किया और आज अमेरिकी संघ में 50 इकाइयां राज्य हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ कि जो अमेरिका है वो पहले 13 राष्ट्रों से मिलकर बना था, फिर उसके बाद कुछ और राज्य जुड़े तो ये टोटल राज्य हो गए, टोटल देश हो गए 50। तो ये सारे मिलकर इन्होंने एक अमेरिका की स्थापना कर ली। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है, अगर भारतवर्ष की बात करें तो पहले हमारा देश बना, आफ्टर देन हमारे राज्य डिवाइडेड होते गए हैं। तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अमेरिकी संविधान निर्माता है वो इस बात को जानते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम नहीं अपना सकते, इसीलिए इन्होंने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया। और अब हम यहाँ देखते हैं न्यायिक सर्वोच्चता। तो न्यायिक सर्वोच्चता के अंतर्गत क्या गया है कि सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है और उसका काम होता है संविधान की व्याख्या और रक्षा करना। तो यहाँ पर जो न्यायिक सर्वोच्चता की बात है उसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञा अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, यानी पुनर्विलोकन का अधिकार भी इसी को कहा जाता है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर उन्हें लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो वह उन कांग्रेस के कानून, राष्ट्रपति की आज्ञा और राज्य सरकार के कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। तो इन्होंने न्यायिक सर्वोच्चता को ज्यादा महत्व दिया है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। तो अमेरिकी संविधान के निर्माता लॉक और मोंटेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे। जो आपने पढ़ा होगा कि जॉन लॉक जो व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के समर्थक है और मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, तो उसके दर्शन से ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का साधन माना है, इसीलिए यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। जबकि अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हम लोगों ने संसदीय
लिए शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से हमेशा अलग होता है, जबकि जो हमारे यहाँ है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ कार्यपालिका विभाग के प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और वह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। और अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये आप देखोगे सीमित शासन का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या था कि जो अमेरिकी संविधान निर्माता थे वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था। तो उन्होंने उनके अत्याचारों को सहन किया था और वे नहीं चाहते थे कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो भी अमर्यादित शासन भी बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाए। यानी वे नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी ये अमर्यादित शासन को सहना पड़े। तो इसके अतिरिक्त वे लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से भी बहुत प्रभावित थे और वे शासन के न्याय मात्र मानते थे। तो इन्होंने कहा शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसके दुरुपयोग का अधिक खतरा होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता आदि इन्होंने करा। तो इन्होंने कहा कि शक्ति को हम सीमित करेंगे क्योंकि असीमित हो जाती है तो वहां पर इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए हमें शक्ति को केंद्रित करना चाहिए। तो यह इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो इनके संविधान को काफी पावरफुल बनाता है। और अगर आप बात करोगे इसकी शासन प्रणाली की तो आप देख ही सकते हो कि इनकी शासन प्रणाली कितने अच्छे से वर्क कर रही है। अब यहाँ देखते हैं मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की बात। तो यहाँ क्या है, शासन के सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने भी मौलिक अधिकारों को अपनाया है और संविधान में 1791 में इन्होंने प्रथम 10 संशोधन किए थे जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। उसमें इन्होंने मौलिक अधिकारों को अपनाया। यानी हम कह सकते हैं कि जब 1787 में इनका संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसके अंदर ये जो मौलिक अधिकार थे वो नहीं थे, फिर इन्होंने 91 में इन मौलिक अधिकारों को जोड़ा, इसीलिए इसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। तो संविधान का जो इनका 13वां, 14वां, 15वां संशोधन है वो भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है। तो आप देख सकते हो कि हमने भी जो मौलिक अधिकार अपनाए हैं तो वो हमारे 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इन्होंने जो दोहरी नागरिकता को अपनाया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अमेरिकी संविधान है उन्होंने भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, साथ ही भारत ने भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन इन्होंने दोहरी नागरिकता को अपनाया और हमने एकहरी नागरिकता को अपनाया है। यानी वहां पर प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अपने राज्य की भी साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाती हूँ, भारतवर्ष में अगर मान लो आप केरला या पंजाब के राज्य के सदस्य हो, सपोज करो आप पंजाब के राज्य के सदस्य हो, ठीक है, आप उस राज्य में रहते हो, उस राज्य में निवास रहते हो, तो वहां पर आपको पंजाब की नागरिकता भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो सेंट्रल लेवल पे भारत की नागरिकता भी मिलेगी। लेकिन भारतवर्ष में ये नहीं है। ये चीज कहाँ पर फॉलो होती है, ये अमेरिका में फॉलो होती है। यानी जो 50 राज्य है तो उसके अंदर जो व्यक्ति वहां राज्य करता है तो वो उस राज्य का भी नागरिक है, उसको वहां की नागरिकता ही प्राप्त होती है, साथ ही साथ उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होती है। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। तो जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान और जो राज्य है इनका वह एक तरह से उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन से ज्यादा प्रभावित था। और मैंने आपको बता ही रखा है कि इन्होंने व्यक्तिवादी या उदारवादी परंपरा को क्यों अपनाया, क्योंकि ये जो जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, इन सब विचारकों से काफी प्रेरित थे जो इनके संविधान निर्माता हैं, इसीलिए इन्होंने इनके ही दर्शन को, इनके ही रूल को फॉलो किया। तो आपको यहाँ पर निष्कर्ष भी डालना है। निष्कर्ष के अंदर आप डालोगे कि जो इन अमेरिका का संविधान है वह काफी शक्तियां लिए हुए है।
तो इसके अंदर जो पावरफुल है वो राष्ट्रपति को बनाया गया है। साथ ही साथ इन्होंने कठोर संविधान बनाकर अगर नागरिक कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो उसमें जल्दी से चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये इनकी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट में आता है। जबकि भारत में संविधान में जब जब जरूरत पड़ती है तब तब आसानी से कुछ संशोधनों में संशोधन किया जा सकता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप अगर पूरा देखते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।